So, friends, Advocate Hirde Punjani is here with us, and he has nearly a decade of experience into real estate transactions. And sir is a subject matter expert into title document verification and agreements related to real estate. तो सर यहाँ पर हम दो टाइप के केसेस डिस्कस कर लें, एक प्री रेरा, एक पोस्ट रेरा. करेक्ट. बिकॉज प्री रेरा में बिल्डर बाय एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता था एंड पोस्ट रेरा वो रजिस्टर्ड होता है. करेक्ट. नहीं हो सर. सो प्री रेरा बिल्डर बाय एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं होता था, हम उसको एक तरीके से फ्लैट बाय एग्रीमेंट बिल्डर प्रपोज करता था, वो एग्जीक्यूट होते थे. पहले तो ये बताइए कि अगर कन्वेंस डीड है और ये सारे डॉक्यूमेंट मिसप्लेस है तो क्या हम ट्रांजैक्शन थ्रू कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, बिकॉज हियर वी विल बी प्राइमरीली डिस्कसिंग द ट्रांजैक्शन इनटू रियल एस्टेट, दैट टू ऑफ ए मतलब प्राइवेट कॉलोनाइजर जिसको हम डेवलपर्स कहते हैं. सो स्टार्टिंग विद डेवलपर कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, लेट्स से अपार्टमेंट परचेज कर रहे हैं, तो इन केस अगर वो रजिस्टर्ड बिल्डर बाय एग्रीमेंट मिसप्लेस हो जाता है ओनर से, तो उसका क्या सॉल्यूशन है और उस केस में हमें ट्रांजैक्शन में एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सी अगर आपकी कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट हो गई है हाँ जी. एंड अगर रेरा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बिल्डर बाय एग्रीमेंट इज आल्सो कॉमनली नोन एज रेरा एग्रीमेंट, अगर रेरा एग्रीमेंट मिसप्लेस्ड है देन आल्सो यू कैन जस्ट पब्लिश गेट अ पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर, फाइल एन नॉन काउंसिबल रिपोर्ट. बायर को ये भी देखना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, करेक्ट, दो इट्स अ रीसेल ट्रांजैक्शन, you should always check whether the entire project is mortgaged or financed by any bank or not, and whether that particular flat की seller has a no dues pertaining to that particular flat. हो सकता है प्रॉपर्टी जॉइंट नेम पे हो, सपोज हस्बैंड एंड वाइफ के नेम पे. तो जब बायर एंटर कर रहा है ट्रांजैक्शन के अंदर, सो टोकन दे रहा है या एग्रीमेंट कर रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि वाइफ प्रेजेंट नहीं है, हस्बैंड प्रेजेंट है. क्या वो टोकन रिसीट या एग्रीमेंट पे दोनों ओनर्स के एक्नॉलेजमेंट होनी जरूरी है या ओनली वन हस्बैंड अपनी वाइफ के बिहाफ पे साइन कर दे तो चल सकता है? आपकी क्या सजेशन है इसमें? सी हस्बैंड अपने वाइफ के बिहाफ पे तभी साइन कर सकता है व्हेन देयर इज अ रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी. हेलो गुरुग्राम, आई एम वरुण खन्ना एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल. रियल एस्टेट एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डायनेमिक एसेट क्लास है. इसके साथ ही मैंने अपने कैरियर में नोटिस किया है कि जो इन्वेस्टर्स है या फिर जो एंड यूजर्स है, दोनों को ही रियल एस्टेट टाइटल डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ही ज्यादा एप्रीहेंशन रहता है, खास करके रीसेल ट्रांजैक्शंस के अंदर, जहां पर बिल्डर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है फ्रेश बुकिंग्स में. वहां पर फिर भी थोड़ा बहुत कंफर्ट होता है, बट रीसेल के अंदर एंड यूजर को, स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर्स को, बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन है. सो फ्रेंड्स, एडवोकेट हिरदे पुंजानी इज हियर विद अस and he has nearly a decade of experience into real estate transactions, and sir is a subject matter expert into title document verification and agreements related to real estate. हृदय जी, जैसे आपने भी अपने कैरियर में और मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि बायर्स का ना बड़ा एप्रीहेंशन है रियल एस्टेट के टाइटल डॉक्यूमेंट्स को लेकर, स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर्स. सो मेरा आपको यहाँ पर बुलाने का मकसद ये है कि आप अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज शेयर कर सके और हमारे ऑडियंस को हेल्प कर सके कि बेसिकली जब रियल एस्टेट रीसेल की ट्रांजैक्शन में दे एंटर, सो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए और उनको कैसे कैसे गो थ्रू करना चाहिए. सो प्लीज़ आप अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें. Hi Varun, thank you for inviting me to your YouTube channel. Trust for you. My pleasure, sir. So first of all, hi friends. So I'm a practicing advocate based in Gurgaon. I have my own law firm by the name of Lex Law Offices based at Bristol Hotel, MG Road, Gurugram. And I've been doing title due diligence for approximately 10 plus years now. I worked previously with a lot of banks at the Panel Council, SBI and PNB. And I've done title verification for approximately 2,000 properties span Delhi NCR. So firstly, as you rightly said, that whenever a buyer is buying first time buyer is buying a property, they are purchasing not only the property, they are buying the papers as well. Absolutely. So firstly, we have to get the verification of the seller done. सर, तो सेलर की वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, थोड़ा उस पर ब्रीफ करिए. सो सेलर की वेरिफिकेशन आप ऐसे करिए, जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं तो आप सबसे पहले उनके KYCs मांगे. तो सर, ये जो KYCs है, हम इनको कैसे मतलब इनका वेरिफिकेशन कर सकते हैं? सो आधार एंड पैन कार्ड का वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं? फर्स्टली आप पैन कार्ड की उनके लास्ट 3 ईयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न मांगिए, करेक्ट. देन आधार को आप UID की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं वेदर दे आर ऑथेंटिक और जेन्युइन और they are forged. And then there are a lot of companies available in the market who do a litigation search of parties
based on their PAN card and Aadhaar card. Okay. They have search engine wherein they will tell you whether this Aadhaar card या this PAN card के ऊपर कोई cases तो नहीं pending है, be it any case in Supreme Court, High Court or any other tribunal including income tax tribunal. तो उसके लिए तो हम आपकी भी हेल्प ले सकते हैं, आप भी Correct, we can also assist you in that. Then obviously you will come to know कि अगर कोई केस पेंडिंग है तो that's a red flag. Correct, कोई property related केस पेंडिंग है या कुछ भी अगर और पेंडिंग है, then you can obviously take an informed decision, take a clarification. अब इनकम टैक्स स्क्रूटनी का कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो चलते रहते हैं, क्लोज भी हो जाते हैं. करेक्ट. एंड देन सेकेंडली रिगार्डिंग द चेन ऑफ द प्रॉपर्टी, लेट्स स्टार्ट विद द चेन ऑफ द प्रॉपर्टी. Absolutely, sir. And here we'll be primarily discussing the transaction into real estate, that too of a मतलब प्राइवेट कॉलोनाइजर, जिसको हम डेवलपर्स कहते हैं. Okay. So starting with डेवलपर कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, लेट्स से अपार्टमेंट परचेज कर रहे हैं, तो फर्स्टली तो आप पूरी चेन मांगिए. अब चेन में क्या क्या इंक्लूड होता है? अलॉटमेंट लेटर, स्टार्टिंग विद अलॉटमेंट लेटर, ऑल द पेमेंट रिसीव्ड, payment made to the builder, they issue a payment Absolutely. receipt. Builder buyer agreements, since 2070 it is mandatory to get the builder buyer agreement registered when you pay 10% of the consideration तो amount. सर यहाँ पर हम दो टाइप के केसेस डिस्कस कर लें, एक प्री रेरा, एक पोस्ट रेरा. Correct. बिकॉज प्री रेरा में बिल्डर बायर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता था एंड पोस्ट रेरा वो रजिस्टर्ड होता है. Correct. नहीं हो सर. सो प्री रेरा बिल्डर बायर एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं होता था, हम उसको एक तरीके से फ्लैट बायर एग्रीमेंट बिल्डर प्रपोज हाँ करता था, वो एग्जीक्यूट होते थे. करेक्ट. एंड अब इट इज बिल्डर बायर एग्रीमेंट विच इज प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड बिफोर द सब रजिस्ट्रार ऑफिस. So after BBA, the second most important document is the possession letter. So whenever a builder hand over a possession to any party, they issue a possession letter. Possession letter includes that when the possession was handed over, date, correct, and the place where the possession of the unit was handed over. Size is also mentioned in the possession letter, correct. And then comes the most important document, which is the registered title document. So, registered title document is conveyance deed and thereafter sale deed. So what is conveyance deed? Whenever a builder gives you a freehold title in the property, they execute a conveyance deed, correct. And then the conveyance deed is definitely as per the registration act registered before the sub registrar office. After the conveyance deed, if the previous buyer is selling a property, so then they execute a sale deed and that is also registered before the sub registrar office. तो सर अगर हम नॉर्मल उसमें बात करें तो जो भी बिल्डर एग्जीक्यूट करता है वो कन्वेंस डीड होती है, एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंस डीड्स ऑल सब्सिक्वेंट डीड्स आर कॉल्ड सेल डीड. करेक्ट. अगर हम आगे रीसेल है तो उसमें सेल डीड होता है. करेक्ट. चलिए सर, ये तो हमारी जो आपने चेन ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्कस किया, दैट इज द अलॉटमेंट लेटर, देन पेमेंट रिसीट्स, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, पोजेशन लेटर, कन्वेंस डीड और द सेल डीड. करेक्ट. सर अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस है तो हमें कितना सतर्क होने की ज़रूरत है, या हम उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका अलॉटमेंट लेटर मिसप्लेस्ड है, अगर आपका पोजेशन लेटर मिसप्लेस्ड है, BBA मिसप्लेस्ड है, पेमेंट रिसीट मिसप्लेस्ड है, सो लेट्स टॉक अबाउट द अलॉटमेंट लेटर. अलॉटमेंट लेटर सर पहले तो एक चीज़, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, पहले तो ये बताइए कि अगर कन्वेंस डीड है और ये सारे डॉक्यूमेंट मिसप्लेस है तो क्या हम ट्रांजैक्शन थ्रू कर सकते हैं? Yes, definitely, because the principal document after the property is converted into a freehold, which means conveyed executed, that is the principal document. Correct. So अगर आपके allotment letter misplaced हैं, BBA नहीं है, पार्टी के पास ओरिजिनल, या किसी भी कारण से वो मिसप्लेस हो गया, या कई बारी बहुत बारी ऐसा भी होता है कि लोगों ने घर में कहीं ऐसा सेफ संभाल कर रखा है कि उनको मिल ही नहीं रहा. बिल्कुल सही कह रहे हैं. Correct. So obviously a conveyance deed है तो then still you can proceed further with the transaction, depending you take proper indemnification from the seller, and there is always a way out. अगर आपके अपलॉटमेंट लेटर मिसप्लेस है तो आपको बिल्डर के पास एक एप्लीकेशन लगाएंगे, आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मिल जाएगी. अगर आपका पोजेशन लेटर मिसप्लेस है, सेम प्रोसेस, यू कैन गो टू बिल्डर्स ऑफिस, पे सम नॉमिनल फीस एंड दे विल गिव यू अ सर्टिफाइड ट्रू कॉपी. अगर आपका BBA एग्रीमेंट विच इज पोस्ट रेरा मिसप्लेस्ड है, विच इज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, देन यू कैन obtain a certified copy from the sub registrar office, and obviously get a publication in the newspapers certifying that you are buying so and so property from X and Z person. If any party has any objection because the builder buyer agreement is misplaced, they can raise an objection, and that publication newspaper is published in two language, Hindi and English, depending on state to state. Let's say we are talking about Haryana, तो यहाँ पे common language हमारी हिंदी और इंग्लिश है. Then obviously you can also take indemnity कि अगर उनको फ्यूचर में कभी कारणवश कहीं से मिलता है या उनको कभी उसकी नॉलेज होती है, तो दे विल प्रोवाइड यू द सेम. नाउ
payment receipts, also with the payment receipts you can obtain true copy from the builder's office, or at least you can get it verified from the builder's office whether that builder has issued the allotment letter and possession letter सर or तो not. दो टाइप के हमारे पास डॉक्यूमेंट है, एक तो वो हो गए जो बिल्डर ने इशू किए, Correct. जो आपने बताया कि हम इजीली बिल्डर से उसको ट्रू कॉपीज या सर्टिफाइड कॉपीज हम विड्रॉ करवा सकते हैं, सब्जेक्टेड टू जो उनकी कंडीशन है, जैसे आपने बताया कि एफआईआर करना है या न्यूज़पेपर में एप्लीकेशन, न्यूज़पेपर में ऐड देनी है। देन जो दूसरे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है दोज आर रजिस्टर्ड। तो अगर हमारे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कोई मिसप्लेस है, सपोज कन्वेंस डीड मिसप्लेस हो गई, तो क्या हमें ट्रांजैक्शन में एंटर करना चाहिए? So honestly, Varun, अगर conveyed deed misplaced है तो you should not enter into a transaction because that's a red flag. करेक्ट। अब वो आप किसी भी तरीके से सर्टिफाई नहीं कर सकते कि वो एक्चुअली मिसप्लेस्ड है या seller has a bad intention, he or she has kept the title document with himself, or that title document is whether mortgaged with any bank or not. Correct. So in that case you should avoid proceeding with that transaction. It involves risk, much more higher risk. सो इट इज़ नॉट एडवाइज। इवन अगर आप बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो बैंक में कभी कोई ऐसा प्रॉपर्टी मॉर्गेज या फाइनेंस नहीं करेगा जिसमें प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट विच इज द रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड और सेल डीड इज मिसप्लेस्ड। सो फ्रेंड्स, आप जो भी ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं उसकी कन्वेंस डीड इज मिसप्लेस, सो एज पर लीगल एक्सपर्ट हमें वो ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करना चाहिए। बट अगर कोई डेवलपर के डॉक्यूमेंट मिसप्लेस है तो हम डेवलपर से जाके सर वेरीफाई कर सकते हैं एंड हमें सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है तो हम उस ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकते हैं। सर एक और चीज़ इसमें मेरे अभी माइंड में आई कि सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स में एक जो पोस्ट रेरा है उसमें बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी रजिस्टर्ड है, तो वो भी एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। तो इन केस अगर वो रजिस्टर्ड बिल्डर बायर एग्रीमेंट मिसप्लेस हो जाता है ओनर से, तो उसका क्या सॉल्यूशन है और उस केस में हमें ट्रांजैक्शन में एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सी अगर आपकी कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट हो गई है, हाँ जी, एंड अगर रेरा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, बिल्डर बायर एग्रीमेंट इज आल्सो कॉमनली नोन एज रेरा एग्रीमेंट, अगर रेरा एग्रीमेंट मिसप्लेस्ड है देन आल्सो यू कैन जस्ट पब्लिश, गेट अ publication in a newspaper, file a non-cognizable report. Non-cognizable report is basically you go to the police website and file a report. Correct. So this all things are generally done by the seller. Non-cognizable because उसके document misplaced हुआ है, and then obviously publication as I mentioned earlier, and then publication after 15 days getting it published, you wait for 15 days because every third party is going to raise an objection. It's a time limit given for 15 days. Okay. And then thereafter, as I told you, you can go to the builder's office and obtain a certified copy from the sub-registrar office, and then you can be certified that yes, this is document is misplaced. But अगर conveyance deed misplaced नहीं हुई है, अगर conveyance deed execute नहीं हुई है, तो in that case you should firstly ask the seller to get the conveyance deed registered because that will become the principal document and then you buy the property. ओके, सो अगर हमारा बिल्डर बाय रजिस्टर्ड वाला मिसप्लेस है या और कन्वेंस डीड नहीं हुई है तो हमें सेलर को सजेस्ट करना चाहिए कि कन्वेंस डीड करके हमारे नाम पे सेल डीड। तब आप परचेज करें प्रॉपर्टी। तो सर यहाँ पर दो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हो गए, बिल्डर के, रजिस्टर्ड। तो बिल्डर के तो हम बिल्डर के ऑफिस में जाके वेरीफाई कर सकते हैं। सर अब हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि अगर हमें जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करना है, सपोज सेलर के पास ओरिजिनल है बट स्टिल वी वांट टू वेरीफाई विद थर्ड पार्टी या एक अथॉरिटी के पास जाके, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सपोज हमें कन्वेंस डीड को वेरीफाई करना है। सो कन्वेंस डीड को वेरीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है, एज आई टोल्ड यू, कन्वेंस डीड इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हाँ जी। एंड गेटिंग अ कन्वेंस डीड रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एज पर द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। सो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकालें एंड जो डॉक्यूमेंट आपको सेलर ने प्रोवाइड करें उससे चेक करें। कई केसेस में हमने ऐसा भी ऑब्जर्व करा है कि सेलर ने आपको कुछ और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा है, सर्टिफाइड कॉपी जब आपने निकाला तो उसमें कई बार डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं। करेक्ट, कई बार फोटोज अलग होती हैं, कई बार कंटेंट अलग होता है, तो देन यू विल कम टू नो एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ search report, search from the sub-registrar office wherein you pay a nominal fees and they will get the records checked for you whether ये property कभी आगे sell तो नहीं हुई है, कोई ट्रांसफ़र तो नहीं हुई है ब्लड रिलेशन के अंदर, या कोई और इसके ऊपर कोई और रजिस्टर्ड इंकम्बेंस तो नहीं है। रजिस्टर्ड इंकम्बेंस होगा तो डेफिनेटली वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से यू कैन ऑब्टेन द। तो सर अगर हमें ये सर्च रिपोर्ट जैसे आपने सजेस्ट किया, अगर किसी कस्टमर को चाहिए तो ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है या इसके लिए लॉयर्स को अपॉइंट करना पड़ता है? See, parties can go themselves as well, but you know it is always advisable to go through an expert. एब्सोल्युटली सर। थैंक यू हृदय जी।
ये तो आपने हमारे को टाइटल डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करी हमारे ऑडियंस के साथ। सो एडिशनली हमें और क्या क्या चेक पॉइंट्स रखने चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू ए रीसेल ट्रांजैक्शन। मैं बार बार रीसेल ट्रांजैक्शन को इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बायर्स का एप्रीहेंशन भी रीसेल ट्रांजैक्शंस में ही होता है, तो प्लीज़ अपनी नॉलेज उस पर भी शेयर करें। So additional safeguards is you should also go and physically verify the property. Additional to that, you should also obtain a no dues from the maintenance agency. At times we have observed that you buy the property and then maintenance agency there are dues pending in tune of lakhs, and when you go to maintenance office to get the property transferred in your name, they will ask you to clear the dues because now you are the valid owner of the property. Get the electricity dues, no dues, electricity no dues, gas no dues, and obviously one of the important factor is MCG property tax ID. The dues should be paid, and secondly it should be mutated in the name of the person who is selling the property. And what is mutation? Mutation is basically MCG record में X party who is selling the property to you उनका नाम रिकॉर्ड पे होना चाहिए. तो सर बेसिकली एक तो हमारे को उसकी फिजिकल पोजीशन देखनी चाहिए कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब फिजिकल पोजीशन लेनी चाहिए। सेकेंडली हमारे को नो ड्यूज लेना चाहिए एमसीजी से, तो वो इंडिविजुअल अपने आप भी ले सकते हैं बायर, या मतलब मेरे ख्याल से ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एमसीजी से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेके। ये सेलर की जिम्मेदारी है, बट यू शुड ऑलवेज गेट इट Cross चेक. करेक्ट, गेट इट क्रॉस चेक. थर्ड वन जो आरडब्ल्यू है एंड जो वेरियस अथॉरिटीज़ है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है या गैस अथॉरिटीज़ है, सो वहाँ से भी नो ड्यूज लेना चाहिए पर्टिकुलर अपार्टमेंट। करेक्ट. सर व्हाट एल्स, मतलब बायर शुड टेक केयर ऑफ द थिंग्स। सो आपको बायर को ये भी देखना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, करेक्ट, दो इट्स अ रीसेल ट्रांजैक्शन, you should always check whether the entire project is mortgaged or financed by any bank or not, and whether that particular flat की seller has a no dues pertaining to that particular flat. सर मोस्टली या हो सकता है प्रॉपर्टी जॉइंट नेम पे हो, सपोज हस्बैंड एंड वाइफ के नेम पे, तो जब बायर एंटर कर रहा है ट्रांजैक्शन के अंदर, सो टोकन दे रहा है या एग्रीमेंट कर रहा है, तो कई कई बार ऐसा होता है कि वाइफ प्रेजेंट नहीं है, हस्बैंड प्रेजेंट है। क्या वो टोकन रिसीट या एग्रीमेंट पे दोनों ओनर्स के एक्नॉलेजमेंट होनी जरूरी है, या ओनली वन हस्बैंड अपनी वाइफ के बिहाफ पे साइन कर दे तो चल सकता है? आपकी क्या सजेशन है इसमें? If अगर one party is not available, traveling or is out of city, then you should wait till both the buyers are available, both the sellers are available. And secondly, if that scenario is not possible, then you have to check whether wife has given authority to husband to even execute the agreement. That can only be through a valid power of attorney, and that should be registered. And you should always check the content of the power of attorney. कई बार ऐसे केसेस होती है, पावर ऑफ अटर्नी तो है लेकिन उसमें पावर ही नहीं दी गई है कि to execute the sale deed or execute the agreement. So you have to go through the contents of the power of attorney, and you should make the payment. If there are two sellers, you should make the payment to both the parties in their bank accounts, and take, as I mentioned, KYCs of both the parties. और एल्स सर जॉइंट नेम में भी हम पेमेंट करके कर सकते हैं, बिकॉज वो भी दोनों को ही जा रही है, Joint उनका में, जॉइंट अकाउंट। correct, joint account में जा रही है, but then agreement should be executed in general situations. Ideal situation should be executed by both the सर parties. नॉर्मली एक चीज़ और है कि पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं होती है, वाइफ नहीं, मतलब नॉर्मल अगर एक साथ रह रहे होते तो नहीं बना के रखते, तो क्या ईमेल सफाइस करती है पर्पस? See, email suffice करती है, but that is very important to you to certify that who is replying to the mail, correct? So that is also very important, that obviously emails or e-documents or WhatsApp chat are valid, but it is advisable that physically sign should be done by the parties on the agreement. And obviously whenever any sign is done by the parties, you should also insist that the seller should provide you with a bank verified signature, then, because you cannot certify that ये sign इनकी genuine है as per their bank records or not. एब्सोल्युटली सर। सो थैंक यू एडवोकेट सर पुंजानी जी, आपने अपने वैल्यूबल इंसाइट हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करे, स्पेशली रिलेटेड टू रील सेल ट्रांजेक्शन। अगर मैं समराइज़ करूं सर, तो बिफोर एंटरिंग इनटू ए ट्रांजेक्शन हमें सेलर के केवाईसीज देखने चाहिए, करेक्ट, प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट पूरी चेन देखनी चाहिए, उनको दोनों एंड पे डेवलपर एंड रजिस्ट्रार ऑफिस में वेरीफाई करना चाहिए। करेक्ट, साथ में ही सर हमें एनओसी ऑब्टेन करनी चाहिए फ्रॉम एमसीजी एंड फ्रॉम आरडब्ल्यूए
या मेंटेनेंस ऑफिस कह लीजिए, या जो रिलेटेड अथॉरिटीज़ है जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, एंड साथ में सर हमें उसकी फिजिकली भी वेरिफिकेशन करनी चाहिए प्रॉपर्टी की। That's right. आप सर इसमें क्या सजेस्ट करते हैं कि हमारा ये मानना था कि इस काम के लिए किसी एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए, तो इसमें या तो हम किसी आप जैसे लॉयर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर हम क्या ये भी सजेस्ट कर सकते हैं अपने बायर्स को कि वो बैंक को इन्वॉल्व करें इसमें? So yes, it is always advisable whenever you are buying a property, considering the value of the property now in Gurgaon. So everyone will prefer to take a loan against the property. So when you engage a bank, bank does all this work for you. They charge a very Absolutely. nominal fees for that, but then you are safe. So you can also get an independent valuation, legal search report done for the property, or take a loan from the property which you don't want to, keep for long. So in that case, bank will do a valuation of the property, will verify the KYCs of the seller. Bank will also do the due diligence of the property. So in that case, bank is definitely giving money to you, so you can pay it to the sellers. So they do a thorough search regarding the property. At times they take two different opinion for two different lawyers from two different valuers regarding the value of the property and regarding the title of the property. So it is always advisable to take loans from So the friends, property. before entering into any resale transaction, I would suggest कि आप लीगल डॉक्यूमेंट सर्च कराइए, चाहे एक अच्छे एडवोकेट जैसे एडवोकेट हृदय पुंजानी उनकी हेल्प लीजिए, या बैंक को इन्वॉल्व करके चलिए, बट डू प्ले सेफ। एंड हृदय जी, मैं आपको अपने चैनल पे दोबारा भी इनवाइट करूंगा, एंड नेक्स्ट टाइम, अभी तो हमने रीसेल ट्रांजैक्शन डिस्कस करिए, नेक्स्ट टाइम हम आपकी एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे कि अगर हम डायरेक्टली डेवलपर से कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या ड्यू डिलिजेंस करें, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट देख के हम अपनी बुकिंग अमाउंट या ईओआई सबमिट करें डेवलपर को। थैंक यू वेरी मच, एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आपको आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, एंड आपसे जल्दी ही दोबारा मुलाकात करेंगे, आपकी और एक्सपर्ट नॉलेज को थोड़ा एक्सट्रैक्ट करके अपने पास भी रखेंगे और आगे अपनी ऑडियंस में शेयर भी करेंगे। Thank you, Varun, for थैंक यू वेरी inviting मच। me. I'll also love to join again. Thank you. थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच।